नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 22 मार्च 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ साझा करें, चाहे वह स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हो, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक छोड़ें या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को साझा करें जो मायने रखती हैं। समाचार नंबर 1। बागी विधायकों की सैलरी 27 फरवरी से बंद। 2.10 लाख मासिक वेतन गया, अब मिलेगी इतनी पेंशन। राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को वोट देने के बाद विधानसभा के भीतर पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के कारण डिसक्वालीफाई हुए कांग्रेस के 6 विधायकों की सैलरी 27 फरवरी 2024 से बंद कर दी गई है। इसी दिन स्पीकर में उनके खिलाफ डिसक्वालिफिकेशन का ऑर्डर दिया था। इसी ऑर्डर के आधार पर विधानसभा सचिवालय ने यह कार्रवाई की है। कांग्रेस के विधायक रहे सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो अयोग्य घोषित होने के बाद से अभी हिमाचल वापस नहीं लौटे हैं। उनकी वापसी के बाद ही तय होगा कि वे चुनाव लड़ा चाहते हैं या सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस में कुछ जान बाकी है। लेकिन अब ये विधायक नहीं रहे हैं और इसी कारण इनकी सैलरी भी बंद कर दी गई है। विधायकों का मासिक वेतन 2.10 लाख रुपए महीना है। विधायकों को अब वेतन पर इनकम टैक्स भी खुद भरना पड़ता है, जो पहले सरकार अदा करती थी। हालांकि विधायकों को 4 लाख रुपए फ्री ट्रैवल फैसिलिटी वेतन से अलग भी अतिरिक्त मिलती है। 36,000 रुपए बेसिक पेंशन, 159% महंगाई भत्ता। वर्तमान कार्यकाल की पेंशन 93,000 रुपए महीना की दर से मिलेगी। पेंशन का वर्तमान में फार्मूला 36,000 रुपए बेसिक और 159% महंगाई भत्ते का है। अयोग्य घोषित करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में विधानसभा सचिवालय को अब अपना जवाब भी दायर करना है, लेकिन जब तक फैसला रद्द नहीं हो जाता या स्टे नहीं हो जाता, तब तक इनकी सदस्यता और वेतन बहाल नहीं होगा। यदि अगली सुनवाई से पहले ही ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो भी पेंशन ही लगेगी। ऐसी स्थिति में इनके विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला, सुजानपुर, बड़सर, लाहौल स्पीति, गगरेट और कुटलैहड़ में खाली हो जाएंगे और यहां उपचुनाव होंगे। समाचार नंबर 2। प्रतिभा सिंह को हटाने के लिए हाईकमान को चिट्ठी। चुनाव लड़े से इनकार के बाद विधायकों ने खड्डे को भेजा खत। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के चुनाव लड़े से इनकार के बाद अब पार्टी में उनके खिलाफ आवाज उठना शुरू हो गई है। प्रदेश के विधायक हाईकमान के पास प्रतिभा सिंह को पद से हटाने की बात रख रहे हैं। इस संदर्भ में एक पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया है। इस पत्र के माध्यम से संगठनात्मक गतिविधियों की कमी, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में प्रदेशाध्यक्ष के कम दौरे और लोकसभा चुनाव लड़े से ऐन मौके पर इनकार करने जैसी बातों का भी उल्लेख किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हाल ही में दिल्ली से लौटने के बाद मंडी सीट से चुनाव न लड़े का ऐलान किया था। उन्होंने फील्ड में संगठनात्मक गतिविधियों की कमी और कार्यकर्ताओं को सरकार में उचित स्थान न मिल पाने की भी बात कही थी। हालांकि उन्होंने इस दौरान 6 विधानसभा में उपचुनाव होने और इसमें संगठन को पूरी ताकत से जुटने की भी बात कही थी। हालांकि अब इस पत्र में सामने आने के बाद प्रतिभा सिंह के लिए आगामी दिनों में रास्ते मुश्किल से भरे हो सकते हैं।
हालांकि अभी तक हाईकमान की तरफ से इस विषय पर कोई फैसला सामने नहीं आया है। प्रदेश में पहले ही कांग्रेस सरकार संकट झेल रही है और ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेशाध्यक्ष को बदला जाता है तो पार्टी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। फिलहाल पत्र को लेकर सियासी गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। समाचार नंबर 3। भाजपा को 6, कांग्रेस को 3 बार जीत। इस विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की आहट से सरगर्मियां तेज। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा चुनौती बना रहा है। 1967 से लेकर 2022 तक इस विधानसभा क्षेत्र में 13 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी केवल मात्र 3 दफा ही जीत पाई है। लगातार 6 विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशी ने यहां पर जीत दर्ज की है। जनता दल ने 2 बार, जनता पार्टी ने 1 बार तथा 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी ने यहां से जीत दर्ज की है। प्रदेश में लोकसभा के आम चुनावों के साथ साथ ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की आहट से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बदली परिस्थितियों में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में क्या नए राजनीतिक समीकरण उभर कर सामने आते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। कांग्रेस पार्टी की जीत का परचम लहराने वाले कांग्रेस के विधायक देवेंद्र भुट्टो अब पाला पलट चुके हैं। देवेंद्र भुट्टो फिलहाल अभी 5 अन्य कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ भाजपा आलाकमान के संपर्क में हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो देवेंद्र भुट्टो भी अन्य बागी विधायकों के साथ जल्द भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। देवेंद्र भुट्टो को भाजपा में शामिल करने को लेकर कोई भी निर्णय भाजपा आलाकमान अपने स्तर पर ही करेगी तथा इसको लेकर भाजपा के स्थानीय संगठन को भी विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। 1972 में इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज करने वाली वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री सरला शर्मा भी पिछले 4 दशकों में इस क्षेत्र का विस्मय प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला नेत्री रही हैं। 1977 में प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में एक मत से पिछड़कर सत्ता की दौड़ से बाहर हुए ठाकुर रणजीत सिंह 1967, 1982 व 1990 3 बार यहां से विधायक रहे हैं। ठाकुर रणजीत सिंह जनता दल के प्रत्याशी के रूप में 2 बार तथा 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत चुके हैं। पूर्व विस उपाध्यक्ष रामनाथ शर्मा ने 2 बार 1977 व 1985 में इस विस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, जबकि पूर्व विस उपाध्यक्ष रामदास मलांगड़ 1993 व 1998 में क्षेत्र से विधायक रहे। वहीं अब भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए देवेंद्र भुट्टो का पार्टी में प्रवेश सहज नहीं लग रहा है। भाजपा आलाकमान किस प्रकार व किन शर्तों पर देवेंद्र भुट्टो को पार्टी में लेती है, इसको लेकर भी सबकी निगाहें टिकी है। मतदाताओं की संख्या। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में 118 पोलिंग बूथ है, जबकि 5 जनवरी 2024 तक अपडेटेड सूची के अनुसार मतदाताओं की कुल संख्या 86,934 है। खींचतान शुरू। कांग्रेस पार्टी में देवेंद्र भुट्टो के भाजपा में जाने की संभावनाओं के साथ ही नेतृत्व को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। यहां से प्रदेश कांग्रेस सचिव व 2017 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके विवेक शर्मा विक्कू एक बार फिर से पार्टी टिकट के प्रबल दावेदार बनकर उभरे हैं। विवेक शर्मा कुटलैहड़ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा यहां से कांग्रेस नेता देसराज मोदगिल, कर्नल धर्मेंद्र पटियाल, देसराज गौतम भी टिकट के प्रबल दावेदारों में से हैं। वीरेंद्र कंवर देवेंद्र भुट्टो के बीच हुई थी टक्कर। देवेंद्र भुट्टो की भाजपा में एंट्री को लेकर स्थानीय भाजपा संगठन सहज नहीं है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर इस सीट से लगातार 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 4 बार वह विजयी रहे हैं। 2022 में उन्हें कांग्रेस के ही देवेंद्र भुट्टो से 7,579 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं विधानसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी रहे देवेंद्र भुट्टो ने अपने प्रचार अभियान के दौरान वीरेंद्र कंवर, उनके परिवार व समर्थकों को निशाने पर लेते हुए कई गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। देवेंद्र भुट्टो करीब 2 दशक तक भाजपा के भी सदस्य रहे तथा एक समय वह वीरेंद्र कंवर के खास सिपहसालार के रूप में क्षेत्र में चर्चित थे। हालांकि बाद में दोनों में मतभेद बढ़ गए तथा देवेंद्र भुट्टो ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया था। असमंजस में कार्यकर्ता, कौन होगा नेता? देश भर में लोकसभा व विधानसभा के चुनावों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है, लेकिन हिमाचल में स्थिति अलहदा है। ऐसा नहीं है कि हिमाचल में चुनावों को लेकर कोई उत्साह नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं कि दोनों दलों को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ा रहा है। ऐसे में दोनों ही दलों के कार्यकर्ता असमंजस में हैं कि आखिर उनका अगला नेता कौन होगा। कई टिकट के चाहवान इस बात को लेकर परेशान हैं कि यदि दूसरी पार्टी से आने वाले नेता को अधिमान मिलेगा तो उनका भविष्य क्या होगा। इसी उधेड़बुन ने भाजपा व कांग्रेस के वर्कर की धुकधुकी बढ़ा रखी है। पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई क्रॉस वोटिंग ने हिमाचल की सियासत में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस नेताओं की बगावत को कांग्रेस सहन नहीं कर पाई और विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। इसके बाद इन सभी की भाजपा में शामिल होने की खबरें दावानल की तरह फैल गई। इसी के चलते भाजपा की टिकटों में भी देरी हो रही है। HDM टिकटार्थियों की सूची लंबी। पिछले कुछ दिनों से बने इस सियासी माहौल के बीच अब टिकटार्थियों की सूची लंबी होती जा रही है और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की परेशानी बढ़ रही है। आम जनता भी हर दिन कई तरह के कयास लगा रही है। लोग इस बात को लेकर भी असमंजस में हैं कि हाजिरी लगाएं तो कहां, टिकट किसे मिलेगा। चौपालों पर सभी अपने अपने जमा गुना कर कभी किसी को प्रत्याशी बना देते हैं तो कभी किसी को टिकट देकर जीता देते हैं। अटकलों पर विराम। खासकर मौजूदा समय में सबसे रोचक परिस्थितियां कांगड़ा चंबा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में देखने को मिल रही है। सुधीर शर्मा के भाजपा में शामिल होने व भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े की अटकलों ने भी भाजपा कैंडिडेट की तलाश में विराम लगा दिया है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से चुनावों का ऐलान कर दिया है, लेकिन जब तक पार्टी उम्मीदवार का चेहरा सामने नहीं आता तब तक सियासी माहौल फीका ही रहने वाला है। समाचार नंबर 5। व्हाट्सएप पर लॉटरी का झांसा दे रहे ठग, सतर्क न रहे तो शातिर खाली कर देंगे आपका बैंक खाता। साइबर ठग आए दिन लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं। अब साइबर ठगों की नजर व्हाट्सएप यूजर्स पर है, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप आजकल हैकिंग का शिकार होता जा रहा है। व्हाट्सएप पर एक नया घोटाला सामने आया है और स्कैमर्स अब लोगों को ठगने के लिए लॉटरी का झांसा दे रहे हैं। इस तरह की ठगी के मामले सामने आने पर साइबर सेल शिमला ने भी इस बारे में एडवाइजरी जारी की है। बताया जा रहा है कि ऐसे अधिकतर स्कैमर्स विदेशों में स्थित हैं और एक संदेश के साथ भारतीयों को आकर्षित करते हैं। उन्होंने कहा, ऐसा कोई मैसेज आता है तो उस मैसेज को इग्नोर कर दें, क्योंकि यह फ्रॉड है।
व्हाट्सएप संदेश नोट करता है कि उस पंजीकृत नंबर को लॉटरी के लक्की ड्रा प्रतियोगिता में चुना गया है और उपयोगकर्ताओं को 25 लाख रुपए नकद इनाम मिलेगा। ऐसे साइबर धोखाधड़ी में धोखेबाज अनजान नंबरों से पीड़ितों को व्हाट्सएप संदेश भेजते हैं। उनमें से ज्यादातर +92 पाकिस्तान के ISD कोड से शुरू होते हैं। 25 लाख और उस लॉटरी का दावा करने के लिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना होगा जिसका नंबर उसी व्हाट्सएप संदेश में दिया गया हो। जब पीड़ित राशि का दावा करने के लिए वहां दिए गए नंबर पर संपर्क करता है तो धोखेबाज उसे बताता है कि उन्हें पहले लॉटरी के प्रसंस्करण के साथ GST आदि के लिए एक निश्चित वापसी योग्य राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है। जब पीड़ित उस पैसे को जमा कर देता है तो वे किसी बहाने से ज्यादा पैसे की मांग करने लगते हैं। ऐसे करें शिकायत। DIG साइबर क्राइम मोहित चावला ने बताया कि ठगी का शिकार हुए लोग कथित व्यक्ति वेबसाइट के संपर्क में आने और उसके बाद होने वाली धोखाधड़ी के बारे में बताते हुए शिकायत के संक्षिप्त तथ्य SMS का स्क्रीनशॉट कॉपी लें और स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र करें जैसे स्क्रीनशॉट, बैंक लेन देन विवरण आदि। उपरोक्त दस्तावेजों के साथ पूरी घटना का वर्णन करते हुए अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। समाचार नंबर 6। भागसूनाग में पर्यटक की मौत, स्थानीय लोगों सैलानियों में हुआ झगड़ा, गिरने से युवक की गई जान। पंजाब से मकलोडगंज भागसूनाग घूमने आए एक 33 वर्षीय पर्यटक नवदीप सिंह की गुरुवार को भागसूनाग पार्किंग के बाहर ढाबे में हुए लड़ाई झगड़े के बढ़े के बाद संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। पंजाब का पर्यटक अपने दोस्तों संग पर्यटन नगरी मकलोडगंज भागसूनाग घूमने आए थे। इस दौरान भागसूनाग पार्किंग के साथ लगते एक ढाबे में खाना खाने के लिए रुके। इस दौरान किसी बात को लेकर उनकी ढाबे में कहासुनी हो गई। धीरे धीरे कहासुनी लड़ाई झगड़े में बदल गई। इस दौरान अन्य स्थानीय लोग भी इस झगड़े में कूद पड़े। इसी बीच पंजाब का 33 वर्षीय पर्यटक नीचे गिर गया, जिसके बाद उसे क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में मकलोडगंज थाना में मामला दर्ज कर मामले से जुड़े हुए लोगों को पूछताछ की जा रही है। इस मामले में ASP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पंजाब से घूमने आए 4 युवकों की खाने पीने को लेकर ढाबे में कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि वह लड़ाई में बदल गई। इसी बीच नवदीप नीचे गिर गया। उन्होंने बताया कि मकलोडगंज पुलिस की आरंभिक जांच व सामने आए बयान के आधार पर पता चला है कि इस पर उसे तुरंत अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। SP ने बताया कि पुलिस ने युवक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया है। SP शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। मामला दर्ज कर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले से जुड़े हुए 6 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। कुल्लू में विदेशी महिला की मौत। पर्यटन नगरी मनाली की वामतट मार्ग पर हरिपुर में एक विदेशी की मौत हो गई है। यह घटना बीते दिनों की है। पुलिस ने सूचना मिलते ही मृतक विदेशी महिला के शव को कब्जे में लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विदेशी यहां किराए के मकान में रहती थी। विदेशी महिला बीमार थी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने कहा कि मृतक विदेशी महिला की पहचान 67 वर्षीय पाउलोआ ब्रावाबिया ग्रिफिनी क्रेमा सिटी टिटलियां के रूप में हुई है। पुलिस ने दिल्ली स्थित दूतावास को जानकारी दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव दूतावास द्वारा भेजे गए प्रतिनिधियों को सौंपा जाएगा।
समाचार नंबर 7। आतंकी रिंदा गैंग से जुड़े कसोल ब्लास्ट के तार, आरोपियों ने पूछताछ में किया खुलासा, कुल्लू लाए जाएंगे दोनों। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की मणिकरण घाटी के कसोल में हुए कार आईईडी ब्लास्ट मामले के तार अब आतंकी रिंदा से जुड़ गए हैं। करीब 2 साल पहले जनवरी 2022 में मणिकरण घाटी के कसोल में कार ब्लास्ट हुआ था। कार आईईडी ब्लास्ट मामले के तार अब आतंकी रिंदा से जुड़ गए हैं। फाजिल्का पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक आतंकवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इसमें आतंकवादी हरविंद्र सिंह उर्फ रिंदा के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार उक्त दोनों कसोल आईईडी ब्लास्ट मामले में शामिल थे, जिनसे अभी पूछताछ जारी है। गौर हो कि कसोल में कार ब्लास्ट के मामले की जांच के लिए दिल्ली से एनआईए, एनएसजी और आईबी के 9 विशेषज्ञ अधिकारियों की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया था। शीर्ष जांच एजेंसियों के विशेषज्ञों ने घटनास्थल पर दर्जनों साक्ष्यों के सैंपल लिए और आसपास के 20 से अधिक लोगों से पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में जिटेलिन विस्फोटक सामग्री के उपयोग की आशंका जताई गई थी। अबोहर पुलिस ने गश्त के दौरान 2 लोगों को थाना मुलामपुर गरीबदास एसएस नगर मोहाली निवासी रवितेज और थाना ब्लॉक माजरी एसएस नगर निवासी बलविंदर सिंह को एक पिस्तौल व 2 कारतूस सहित काबू किया था। पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए इन दोनों आरोपियों को कुल्लू पुलिस द्वारा कुल्लू लाया जाएगा। कई अहम खुलासे हो सकते हैं। 2022 में कसोल में अंजाम दी थी वारदात। पंजाब पुलिस की जांच में पता चला है कि वर्ष 2022 के हिमाचल प्रदेश के कसोल बम धमाके को गिरफ्तार किए गए दोनों ने अंजाम दिया था। इस मामले में थाना सदर कुल्लू हिमाचल प्रदेश में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल सका था। इस मॉड्यूल को हरविंद्र सिंह रिंदा अब पाकिस्तान द्वारा हैंडल किया जा रहा था, जिसने आरोपियों को सैलानियों में दहशत पैदा करने के लिए हिमाचल प्रदेश की मणिकरण घाटी में यह धमाका करने का कार्य सौंपा था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सैर सपाटे की तस्वीर को खराब करने की कोशिश की जा रही थी। समाचार नंबर 8। कुल्लू के पेड़ी में मकान राख, आग से सामान गहन कदीसवा, 15 लाख का नुकसान। जिला मुख्यालय कुल्लू से 4-5 किलोमीटर दूर स्थित पेड़ी में अचानक एक मकान में आग लग गई। 2 मंजिला मकान में आग लगने से प्रभावित परिवार को भारी नुकसान हुआ है। यह घटना गुरुवार सुबह 9:30 बजे से पहले पेश आई है। लोग घटनास्थल पर एकत्रित हुए और आग बुझाने के प्रयास में जुटे। वहीं इसकी सूचना अग्निशमन केंद्र कुल्लू को दी गई। अग्निशमन केंद्र कुल्लू से टीम वाहन लेकर घटनास्थल पर 8 मिनट में पहुंची। कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया और अन्य संपत्ति को जलने से बचा लिया गया है। अग्निशमन केंद्र कुल्लू के फायर ऑफिसर प्रेम भारद्वाज ने कहा कि यह घर प्रशांत ठाकुर निवासी पेड़ी का था। मकान के कमरे, दरवाजे, खिड़कियां, किचन सहित बिस्तर, आभूषण और नकदी भी जल गई है। आग की घटना में 15 लाख की संपत्ति राख होने का अनुमान लगाया गया है। उन्होंने कहा कि कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाते हुए 50 लाख की संपत्ति को आग लगने से बचा लिया गया है। आग की घटना कोई जानी नुकसान नहीं है। उन्होंने बताया कि यह घटना अग्निशमन केंद्र कुल्लू से 5 किलोमीटर दूर घटी थी। दमकल कर्मचारियों के अनुसार मकान की दूसरी मंजिला में आगजनी की घटना में सभी कमरों के दरवाजे, खिड़कियां, बिस्तर, नकदी पैसे और जेवरात सहित किचन का सारा सामान जलकर राख हो गया है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। समाचार नंबर 9। इस बार रिकॉर्ड बनाएगा निर्वाचन आयोग।
ऑनलाइन शिकायतों का 100 मिनट में निपटारा करने का टारगेट। निर्वाचन विभाग ने लोकसभा चुनाव में शिकायत निपटारे के रिकॉर्ड को कायम रखने का लक्ष्य तय किया है। निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन मिलने वाली सभी शिकायतों को निपटारे के लिए 100 मिनट का समय तय किया है, जबकि हिमाचल निर्वाचन विभाग ने विधानसभा चुनाव के दौरान मिली सभी शिकायतों को 6 मिनट पहले 94 मिनट में निपटाने का रिकॉर्ड बनाया था। अब मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के साथ लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन विभाग इस रिकॉर्ड को कायम रखने की तैयारी में है। इसके मद्देनजर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान करीब 1000 शिकायतें निर्वाचन विभाग के पास पहुंची थी। इन शिकायतों का निपटारा विभाग ने तत्काल किया था। लोकसभा चुनाव में भी विभाग 94 मिनट के रिकॉर्ड को कायम रखता है, तो देश भर में हिमाचल के खाते में बड़ी उपलब्धि जुड़ जाएगी। राज्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि केंद्रीय मानकों के अनुसार समूचे देश में चुनाव से जुड़ी किसी भी ऑनलाइन शिकायत का निपटारा 100 मिनट में करने का पैमाना बनाया गया है। विधानसभा चुनाव में राज्य निर्वाचन विभाग ने जो रिकॉर्ड बनाया था, उसे कायम रखना इस बार बड़ी चुनौती होगी, लेकिन विभाग लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में अधिकारियों को प्रशिक्षण और आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि निर्वाचन विभाग विधानसभा चुनाव के रिकॉर्ड में भी थोड़ा सुधार जरूर करेगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से जो भी शिकायतें मिलती हैं, उनका प्रारूप जानने के बाद ही निपटारा किया जाता है, ताकि शिकायत करने वाले के मन में कोई संशय न रह जाए। इस क्रम में एक बार शिकायत आने के बाद टीम लगातार उस पर काम करती है और तय समय पर शिकायत का निपटारा कर दिया जाता है। चुनाव आयोग की ओर से लॉन्च की गई वोटर हेल्पलाइन ऐप पर तमाम जानकारियां महज एक क्लिक पर सामने होंगी। मतदाता यह भी देख पाएंगे कि वे वोट डालने के योग्य हैं भी या नहीं। नाम की पुष्टि के लिए उन्हें मतदान केंद्र, एसडीएम या डीसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। मतदाता ऐप के जरिए ही लिस्ट में नाम दर्ज होने की घर बैठे ही स्वयं पुष्टि कर सकेंगे। दूसरी ओर नए वोटर्स को वोट बनवाने के प्रति जागरूक करने का जिम्मा अब पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी देखेंगे। बिलासपुर जिला में अभी 4000 के करीब नए वोटर्स के वोटर कार्ड बनने हैं, लिहाजा उन्हें अवेयर करने के लिए ड्यूटी फिक्स की गई है। तहसीलदार निर्वाचन बिलासपुर विजय कुमार शर्मा ने बताया कि लोग गूगल प्ले स्टोर पर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की मदद से वोटर्स मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं। इसके साथ ही वे यह भी चेक कर पाएंगे कि वे वोट डालने के योग्य हैं या नहीं। अगर आपका वोट रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस ऐप की मदद से वोटर्स चुनाव सूची में अपना वोट रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में सुधार कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस ऐप से वोटिंग के लिए योग्य यूजर्स इलेक्टोरल रोल या फिर डिजिटल फोटो वोटर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ऐप पर यूजर्स चुनाव से जुड़ी जानकारियां, रिजल्ट अपडेट और उम्मीदवारों के बारे में डिटेल्स भी जान सकते हैं। मतदाताओं के लिए ऑल इन वन ऐप है, जिसमें वोटर्स को एक क्लिक पर कई सुविधाएं मिलती हैं। 4 मई तक चलेगी नए वोट तैयार करने की प्रक्रिया। 1 अप्रैल तक 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा अपना वोट बनवा सकेंगे। इसके लिए प्रक्रिया जारी है और यह प्रोसेस 4 मई तक जारी रहेगी। ऐसे में जितने भी युवाओं के वोट बनने हैं, वे जल्द से जल्द वोटर कार्ड बनवाएं। इस बार वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा 80% पार करने का लक्ष्य तय किया गया है। सूची में ऐसे खोजे नाम। वोटर हेल्पलाइन ऐप की मदद से यूजर्स मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं।
इसके साथ ही इलेक्टोरल लिस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम सर्च करने के लिए आपको ऐप के होम पेज पर दिख रहे सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पर टैप करते ही नया पेज ओपन होगा, जहां मोबाइल नंबर, QR कोड नंबर डालकर यूजर्स मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढ सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने साल 2019 में वोटर हेल्पलाइन ऐप लॉन्च की थी। समाचार नंबर 10। एक साथ 3 बच्चों की किलकारियां, नालागढ़ के त्रिहान अस्पताल में तीनों नवजात शिशु स्वस्थ। ईश्वर के रंग भी निराले हैं। कई माता पिता उम्र भर बच्चों के लिए तरसते हैं और किसी परिवार को एक साथ 3 बच्चों की खुशी मिलती है। इन दिनों बद्दी के बिलामबाली लुबाना निवासी रिंकू के घर 3 बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं। भगवान ने 2 बेटियां और 1 बेटा रिंकू और उसकी पत्नी अनमोल की झोली में डाला है और पूरा परिवार बच्चों के जन्म की खुशियां मना रहा है। रिंकू की पत्नी अनमोल ने नालागढ़ के त्रिहान अस्पताल में 3 बच्चों को जन्म दिया। अस्पताल में 5 दिन डा वीरेंद्र त्रिहान की निगरानी में रहने वाले 3 नवजात शिशु पूरी तरह स्वस्थ हैं। रिंकू की पत्नी की यह दूसरी डिलीवरी है, जिस दौरान उसने 3 बच्चों को जन्म दिया। रिंकू के पास पहले 1.5 वर्ष का बेटा है और अब उसके घर 2 बेटियों और 1 बेटे ने जन्म लिया। बिलामबाली लुबाना निवासी रिंकू ने बताया कि नालागढ़ के त्रिहान अस्पताल में उसकी पत्नी अनमोल ने 3 बच्चों को जन्म दिया। समाचार नंबर 11। वन कटान से नष्ट हो रही 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस पर विशेषज्ञों की चर्चा। हिमाचल में वनों की कटाई से प्रति वर्ष 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि नष्ट हो रही है, जबकि लगभग 70 मिलियन हेक्टेयर भूमि आग से प्रभावित होती है। जंगलों में प्लास्टिक कचरा फेंका जा रहा है। कई क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरा फेंकना आग को फैलाने में सहयोग करता है। यह बात इतिहासकार और विख्यात लेखक मुख्य वक्ता राजा भसीन ने गुरुवार को हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पौधारोपण में अधिक से अधिक स्वदेशी और स्थानीय प्रजातियों को लगाना आवश्यक है। जंगलों में पेरिविंकल नाम का पौधा फैल गया है, जो स्थानीय पौधों को उगने नहीं देता। सौंदर्यीकरण के नाम पर कुछ ऐसी विदेशी प्रजातियां लगाई हैं, जबकि स्थानीय प्रजातियां भी बेहतर हैं। उन्होंने वनस्पति पर औपनिवेशिक प्रभाव के विषय पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने अंग्रेजों से वानिकी क्षेत्र में शिमला में किए गए कार्यों से भी अवगत करवाया। शिमला में चिनार के 5 पौधे रोपित किए थे, जो आज भी मौजूद हैं। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक डा संदीप शर्मा ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताई है। उन्होंने विद्यार्थियों और प्रतिभागियों को पौधारोपण और वनों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया और छात्रों से आग्रह किया कि वे वन के संरक्षण में अपना योगदान दें और समाज में जागरूकता फैलाएं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से लोगों के बीच वन और पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाना है, जबकि वैज्ञानिक डा जगदीश सिंह ने पर्यावरण संरक्षण के मिशन लाइफ में वर्णित उद्देश्यों को अपनाकर सभी से अपना योगदान देने का आग्रह किया। ऊर्जा में बचत और पौधारोपण से कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है। पौधारोपण कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का सबसे अच्छा साधन है। अतः सभी का कर्तव्य है कि पौधों को रोपें और उनका संरक्षण करें। इसी तरह प्लास्टिक का भी कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक डा वनीत जिष्टू ने जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए हरित स्थान के महत्व के बारे में लोगों को अवगत करवाया। समाचार नंबर 12। सड़क सुरक्षा पर खर्च हुए 26.73 करोड़। मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से की चर्चा।
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य स्तरीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न हितधारक विभागों जैसे पुलिस, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा व परिवहन विभाग के माध्यम से सड़क सुरक्षा से संबंधित किए जा रहे विभिन्न कार्यकलापों एवं गतिविधियों पर व्यय की जा रही धन राशि की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त प्रदेश में सड़क सुरक्षा के वर्तमान परिदृश्य पर भी विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में अवगत करवाया गया कि वर्ष 2023 में सड़क सुरक्षा निधि के तहत अभी तक 26.73 करोड़ रुपए की धन राशि विभिन्न हितधारक विभागों जैसे लोक निर्माण विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन तथा शिक्षा विभाग को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा इससे जुड़े कार्यकलापों एवं गतिविधियों हेतु आवंटित की गई, जिसमें मुख्यतः आधुनिक सड़क सुरक्षा उपकरणों जैसे ITMS की स्थापना, इंटरसेप्टर गाड़ियों की उपलब्धता, स्वचालित वाहन जांच टेस्टिंग प्रणाली व ट्रैफिक पार्क का निर्माण एवं सड़क सुरक्षा के परिदृश्य से संवेदनशील स्थानों पर सड़कों का सुधार, स्वास्थ्य उपकरणों की व्यवस्था, आपातकाल हेतु सभी एम्बुलेंस की मैपिंग तथा सभी शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा क्लब का गठन व व्यापक जागरूकता अभियान व शिविरों का आयोजन तथा सड़क सुरक्षा पर दूरदर्शन, FM रेडियो, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार हेतु किया गया। प्रदेश में वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में 13% की कमी पाई गई, जबकि सड़क हादसों में मृतकों की संख्या में 14% की कमी आई है। समाचार नंबर 13। 30 करोड़ से बनेगा नई बटालियन का भवन, केंद्र सरकार ने दी हिमाचल को IRBN। बद्दी-नूरपुर पुलिस जिला में तैयारी। केंद्र सरकार की ओर से दी गई हिमाचल प्रदेश के लिए दी नई पुलिस बटालियन के भवन निर्माण पर 30 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। पुलिस बटालियन के जगह का चयन होने के बाद पुलिस जवानों के नए भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से भवन का निर्माण जैसे जैसे होता जाएगा, उसी हिसाब से अलग अलग किस्तों में 30 करोड़ की राशि जारी की जाएगी। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पुलिस जवानों की नई बटालियन IRBN के लिए मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश में बनने वाली नई पुलिस बटालियन के लिए पुलिस जिला बद्दी और पुलिस जिला नूरपुर दोनों में से किसी एक पुलिस जिला में जगह का चयन किया जा सकता है। इसके लिए पुलिस अधिकारियों की एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा। इसके बाद ही पुलिस बटालियन कहां बनाई जाएगी, इसको लेकर फैसला होगा। भारत सरकार ने पुलिस विभाग की ओर से भेज गए प्रस्ताव पर हिमाचल प्रदेश में एक पुरुष बटालियन बनाने के मंजूरी दे दी है। हिमाचल में IRBN बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पुलिस महानिदेशक को IRBN बनाने के लिए मंजूरी पत्र भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 6 IRBN हैं और अब एक और 7वीं IRBN बनाई जाएगी। IRBN के लिए जगह का चयन होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से एक मुश्त 50 करोड़ रुपए देगी। IRBN में पुलिस अधिकारियों, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 7, मेडिकल स्टाफ के 4, वायरलेस स्टाफ के 33, कुक, सफाई कर्मचारी और चालकों सहित पुलिस जवानों के 1007 पद भरे जाएंगे। उधर कार्यकारी पुलिस महानिदेशक संजीव रंजन ओझा का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में IRBN के लिए भारत सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि IRBN के भवन निर्माण के भूमि का चयन किया जाएगा। DGP ने बताया कि नई पुलिस बटालियन के भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर 30 करोड़ की राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि IRBN बनाने के लिए जल्द ही भूमि का चयन किया जाएगा। समाचार नंबर 14। मैं खुद को दलाई लामा नहीं मानता, मकलोडगंज में दलाई लामा फेलो कार्यक्रम में बोले धर्मगुरु। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा
कि अगर हमें अपनी माँ से प्राप्त स्नेह की मूल भावना को जीवित रखना है तो किसी के साथ झगड़ा करने का कोई कारण नहीं होगा। हालांकि हम अन्य लोगों के साथ क्या समानता रखते हैं, इसके बारे में सोचने की बजाय हम अपने बीच के मतभेदों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं, अपने आप को सिर्फ एक अन्य इंसान के रूप में सोचता हूं और मुस्कुराता हूं। मैं खुद को दलाई लामा नहीं मानता और किसी तरह अलग हो जाता हूं। जब भी मैं किसी नए व्यक्ति से मिलता हूं तो मुझे लगता है कि वे मेरे जैसे ही हैं। हमारे अलग अलग नाम हो सकते हैं और हमारी त्वचा या बालों का रंग अलग हो सकता है, लेकिन ये केवल गौण अंतर हैं। गौरतलब है कि दलाई लामा फेलो कार्यक्रम शुरू होने के बाद से 50 देशों के 200 से अधिक फेलो इसका हिस्सा बने हैं। वह दुनिया में बदलाव लाने के लिए आंतरिक और बाहरी फोकस को मिलाकर आपकी शिक्षाओं को क्रियान्वित करना चाहते हैं। समाचार नंबर 15। दिग्गज हटे तो कांग्रेस में दशकों बाद मिलेगा नए चेहरे को मौका। मंडी संसदीय सीट पर प्रतिभा सिंह द्वारा चुनाव लड़े से इनकार करने के बाद एक तरफ जहां कांग्रेस के लिए नया संकट पैदा हो गया है, इसी संकट में कांग्रेस के भीतर मंडी सीट पर लगभग 5 दशकों बाद आम चेहरे और संगठन के लिए नई उम्मीद बनी है। प्रतिभा सिंह के इनकार के बाद अब बड़ी संख्या में नए चेहरों ने सामने आकर दावेदारी जतानी शुरू कर दी है। मंडी लोकसभा सीट पर अगर पिछले कुछ दशकों को देखा जाए तो यहां से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के परिवार और राजनीति के चाणक्य रहे पूर्व मंत्री पंडित सुखराम का ही दबदबा रहा है। 1999 में कांग्रेस ने यहां से कौल सिंह ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया था। इस चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो 1980 से लेकर अब तक इस सीट पर 2 परिवारों को ही चुनाव लड़े का अवसर मिला है। हालांकि अब वर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह द्वारा चुनाव न लड़े के ऐलान और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के भी इनकार के बाद इस सीट पर कांग्रेस के पास नए चेहरे को आगे करने का अवसर है। मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के पास वीरभद्र सिंह के बराबर ही बड़े दिग्गज के रूप में पंडित सुखराम लंबे अरसे तक सशक्त विकल्प रहे। संसदीय सीट पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी लाखों में है, जिसका हमेशा पंडित सुखराम को भी फायदा मिला। भाजपा ने इस सीट पर 2014 में ब्राह्मण मतदाताओं को देखते हुए ही पंडित राम स्वरूप को आगे किया था। कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी वह इसी वोट बैंक के चलते प्रतिभा सिंह को हराने में सफल रहे थे। 2018 में भी भाजपा के राम स्वरूप जीतने में सफल रहे। इसके बाद उपचुनाव में भी भाजपा ने ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को नए चेहरे के रूप में अवसर दिया। दूसरी तरफ देखा जाए तो मंडी सीट पर कांग्रेस 1980 से 2 परिवारों पर ही निर्भर रहती आई है, जिसका खामियाजा अब कांग्रेस को प्रतिभा सिंह के मैदान से हटने के कारण भी भुगतना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं का भी यह मानना है कि अगर प्रतिभा सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो कांग्रेस को अपने संगठन में से किसी नए कार्यकर्ता चेहरे को भाजपा की तरह आगे करना चाहिए। प्रतिभा सिंह के मना करने के बाद इन नामों पर चर्चा। अभी भी कांग्रेस हाईकमान प्रतिभा सिंह पर चुनाव लड़े को लेकर दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके इनकार के बाद कांग्रेस के अन्य दावेदार भी अब सक्रिय हो गए हैं। इस समय मंडी सीट पर कांग्रेस के पंडित खीमी राम, प्रदेश कांग्रेस महासचिव शशि शर्मा, युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता केशव नायम, एपीएमसी मंडी के चेयरमैन संजीव गुलेरिया, सेवानिवृत्त डीएसपी ज्ञान चंद ठाकुर और तेजलाल चंदेल सहित कई ऐसे अन्य नाम हैं, जिनमें से कई अब अपनी दावेदारी भी जता रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम से जल्द छंटेगी सियासी धुंध। प्रतिभा के इनकार से मंडी में कांग्रेस को झटका, 3 सीटों पर 2-2 संभावित चेहरे।
हिमाचल में लोकसभा चुनाव में उतरने वाले कांग्रेस के चेहरों पर छाई धुंध जल्द छंट सकती है। 3 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर स्थिति लगभग साफ है। यहाँ दिल्ली कांग्रेस हाईकमान के पास पहुंची सूची में 2 संभावित नाम शामिल हैं। कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ तो इनमें से ही किसी एक का चयन कर कांग्रेस टिकट फाइनल कर सकती है। हालांकि प्रतिभा सिंह के ऐन मौके पर चुनाव लड़े से इनकार के बाद मंडी में कांग्रेस जरूर बैकफुट पर है। यहाँ प्रतिभा सिंह को सशक्त उम्मीदवार माना जा रहा था और कई मौकों पर प्रतिभा सिंह चुनाव लड़े का ऐलान भी कर चुकी थी, लेकिन अब उनके फैसले ने कांग्रेस को मंडी में निराश कर दिया है। प्रदेशाध्यक्ष के रहते कांग्रेस यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाई थी। फिलहाल अन्य 3 सीटों की बात करें तो शिमला संसदीय क्षेत्र में अभी भी कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी पहले नंबर पर ही हैं। हालांकि विधानसभा की नंबर गेम को देखते हुए कांग्रेस यहां उन्हें टिकट न देने का फैसला कर सकती है। उनके विकल्प के तौर पर पच्छाद से दयाल प्यारी को देखा जा रहा है। दयाल प्यारी पच्छाद विधानसभा से आती हैं और खास बात यह है कि भाजपा के उम्मीदवार निवर्तमान सांसद सुरेश कश्यप भी इसी विधानसभा से हैं। दूसरी ओर कांगड़ा में उम्मीदवारों की लिस्ट में डलहौजी से पूर्व विधायक आशा कुमारी टॉप पर हैं। पर्यटन निगम के अध्यक्ष RS बाली के नामों पर भी कांग्रेस हाईकमान लगातार मंथन कर रही है। हमीरपुर में पूर्व विधायक सतपाल रायजादा अब भी रेस बने हुए हैं, जबकि यहाँ दूसरा बड़ा नाम रामलाल ठाकुर का भी है। रामलाल ठाकुर पूर्व में भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। मंडी संसदीय सीट की बात करें तो यहाँ प्रतिभा सिंह के बाद विकल्प के तौर पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी और पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर लोकसभा चुनाव में चेहरा हो सकते हैं। फिलहाल कांग्रेस ने एक बार फिर सर्वे के आधार पर टिकट बांटने की पैरवी की है, लेकिन खास बात यह है कि विधानसभा में बिगड़े अंकगणित में मौजूदा विधायकों को टिकट बांटने से पार्टी हाईकमान परहेज कर सकता है। हरभजन चौधरी को कमान। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला के अनुमोदन के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हरभजन चौधरी को धर्मशाला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए बताया है कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी गई है। समाचार नंबर 16। राहुल के जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस में ही फूट। आनंद शर्मा बोले, यह इंदिरा राजीव की विरासत का अपमान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने जातिगत जनगणना की मांग पर सवाल उठाते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। आनंद शर्मा ने लिखा है, जातिगत जनगणना की मांग इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विरासत का अपमान है। आनंद शर्मा ने यह भी लिखा है कि जातिगत जनगणना कोई रामबाण नहीं, इसकी मांग करने से पार्टी को कोई फायदा नहीं हो सकता, बल्कि यह कांग्रेस की विचारधारा के उलट है। उन्होंने साफ शब्दों में जातिगत जनगणना की मांग का विरोध किया। आनंद शर्मा ने अपने पत्र में इंदिरा गांधी के दौर में कांग्रेस के नारे न जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर का भी जिक्र किया। समाचार नंबर 17। भाजपा को दोष देना बंद कर अपने अंदर झांके सीएम। प्रदेश के हालात के दोषी स्वयं हैं। जयराम। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर पाए, जिसके कारण आज यह हालात बने हैं। कांग्रेस के विधायक खुद यह कह रहे हैं कि जो एक चुनाव लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, ऐसे लोग सरकार चला रहे हैं, जबकि चुने हुए प्रतिनिधियों को ज़लालत झेलनी पड़ रही है।
इसी कारण इन जन प्रतिनिधियों ने अपने पर्यवेक्षक को दिखाकर अपने पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया। अतः मुख्यमंत्री अपने आप में झांके और भाजपा को दोष देना बंद करे। प्रदेश के राजनीतिक हालात के दोषी स्वयं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है वह केंद्र सरकार की बदौलत ही हो रहा है। आपदा के समय केंद्र सरकार ने हिमाचल का पूरा सहयोग किया। 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकद सहायता की। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण में भी हजारों करोड़ का सहयोग किया। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के दिए गए सहयोग से ही आपदा राहत पैकेज बना पाई। इस आपदा राहत पैकेज में राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कोई धनराशि नहीं लगाई। केंद्र से जो पैसा आया वह पैसा भी राज्य सरकार आपदा प्रभावितों तक पूरी ईमानदारी से नहीं पहुंचा पाई। अपने चहेतों को बिना नुकसान के भी लाखों रुपए दिए गए, जबकि जिनके नुकसान हुए हैं वह आज भी सहायता के लिए भटक रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य की परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की 20,000 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक सहायता की है। यह आंकड़े सरकार ने इसी विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा पटल पर रखे हैं। हाल के महीनों में हजारों करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट के उद्घाटन और शिलान्यास हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा किए गए हैं। केंद्र में सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल की कठिनाइयों को समझते हुए विशेष राज्य का दर्जा दिया। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस साल के अंत तक 1 लाख करोड़ की सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन की गारंटी हिमाचल प्रदेश को दी है। इसके अलावा आज हिमाचल प्रदेश में जो भी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है वह केंद्र सरकार के कारण संभव हो पाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब देश से झूठ ठगी की राजनीति समाप्त हो गई है। कांग्रेस के झूठी गारंटियों वाली राजनीति को देशवासियों ने वहां भी नकार दिया जहां से यह शुरू हुई थी। अब देश में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी चल रही है, जो विकास योजनाओं को बिना अटकाए, लटकाए, भटकाए निर्धारित समय में देशवासियों को समर्पित हो रही है। जहां जन कल्याणकारी योजनाएं बिना भ्रष्टाचार के पूर्ण पारदर्शी तरीके से देश के लोगों तक सीधे पहुंचती है। इसी कारण इस बार देशवासी एनडीए गठबंधन को 400 पार सीटें देकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं और कांग्रेस को प्रत्याशी तक ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। समाचार नंबर 18। जनता में मोदी लहर, इस बार भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीतेगी चारों लोकसभा सीटें, सुरेश कश्यप। भारतीय जनता पार्टी भाजपा सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने यहां लोअर बाजार में रोड शो एवं जनसंपर्क अभियान में कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी चारों सीटों पर रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीतेगी और जनता में मोदी लहर दिखाई दे रही है। शिमला मंडल ने गुरुवार को श्री कश्यप का डोल धमाकों के साथ स्वागत किया गया और जय श्री राम के नारों के साथ बाजार में रोड शो निकला गया। सांसद ने कहा कि फिर से इस संसदीय क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि मैं सुरेश कश्यप अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में मेरा यह प्रयास रहा कि अपने संसदीय क्षेत्र के लिए जो भी संभव हो सके काम करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी मेरा प्रयास रहेगा कि अपने संसदीय क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि आज मेरे साथ सुरेश भारद्वाज, संजय सूद, कर्ण नंदा, हमारे मंडल के अध्यक्ष सुनील धर हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे साथ हमारी मातृशक्ति, हमारी महिला मोर्चा की बहनें, युवा मोर्चा के साथी ही है और हमारे सभी मोर्चों के यहाँ पदाधिकारी तथा अन्य लोग और इस विधानसभा क्षेत्र के लोग आज यहाँ शिमला और सीटीओ चौक पर एकत्र हुए हैं।
सुरेश कश्यप ने कहा कि शिमला शहर में चुनाव की दृष्टि से पहला कार्यक्रम रखा है और उन्होंने कहा कि जिस दिन से लोकसभा के लिए टिकट की घोषणा हुई उसी दिन से 17 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे नेता और कार्यकर्ता निरंतर दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास यह रहेगा कि इस बार भी पिछली बार की तरह 3,27,000 जनता से आशीर्वाद मिलेगा। श्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर से सांसद हैं और अभी 2 ही टिकट पर उम्मीदवार की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि 4 सीटें भाजपा इस बार भी रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेगी। हिमाचल में पार्टी अब की बार 4 सीटें जीतेगी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग 400 पार, भाजपा 370 पार और फिर एक बार मोदी सरकार, इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर श्री कश्यप दूसरी बार शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी हैं। श्री कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, स्वस्थ केंद्रीय नेतृत्व और साथ ही साथ प्रदेश के समस्त नेतृत्व, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री प्रो प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पूरे प्रदेश और केंद्र का नेतृत्व का धन्यवाद किया। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।